नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और सीधे लाल किले पर जहां बीती शाम धमाका हुआ 6:55 पर, वहां से आप हमारी ये विशेष पेशकश देख रहे हैं, ये लाइव बुलेटिन देख रहे हैं। एक बार आपको पूरा नज़ारा यहां का दिखा देते हैं। एक बार सबसे पहले शुरुआत करते हैं लाल किले से, क्योंकि लाल किला जिसके ठीक सामने ये जगह है, सड़क जो दोनों तरफ से आती है, सुभाष चंद्र, ये रेड लाइट जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। और यहाँ पर अभी भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो तैनाती है, नीचे दिखा दीजिए, रिजर्व्ड आर्म्ड फोर्सेस को बुलाया गया है, दिल्ली पुलिस की भी भारी तैनाती है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अभी भी फोरेंसिक्स की टीम हर जगह पर पहुंच रही है। और सामने वो पूरी सड़क जो चांदनी चौक का इलाका है, जहाँ पर शॉपिंग करने के लिए लोग पहुँचते हैं भारी तादाद में, आज सब कुछ जैसे थम गया है इस पूरे इलाके में। और ये है वो श्री दिगंबर जैनलाल जी का मंदिर, जिस मंदिर में भी फोरेंसिक्स की टीम ने जांच किया। तो धमाका वहां हुआ, लेकिन उसकी इंटेंसिटी ऐसी थी, कहां कहां तक पहुंचा है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। दो तीन बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले, मरने वालों की संख्या 8 से बढ़कर अब 9 बताई जा रही है, जो घोषित मृत लोग हैं। हालांकि कार में कितने लोग सवार थे, इसी को लेकर पूरी चर्चा है, क्योंकि कार में जो लोग सवार थे जिसमें ये धमाका बताया जा रहा है, उसमें 2 से 3 लोग सवार हो सकते हैं। और अगर ऐसा है तो उनके शरीर के गाड़ी के पर कच्चे उड़ गए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उनका क्या हाल हुआ होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, फरीदाबाद में तो आपने देखा ही, 2900 किलो एक्सप्लोसिव बरामद हुआ डॉक्टर मुजम्मिल के साथ। अब ऐसे में यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो उमर मोहम्मद से पूरा मामला जुड़ रहा है। दोनों पुलवामा के बताए जा रहे हैं। अगर ये गाड़ी I-20 गाड़ी जो हरियाणा के नंबर की थी, उससे तार जुड़ते हैं, क्योंकि वही सबसे बड़ी कड़ी साबित हुआ। यहाँ पर जिस कार में धमाका हुआ है, उस कार को ट्रेस किया जाता है कि दिल्ली में वो कहाँ कहाँ पर चली। सीसीटीवी फुटेज कार का नंबर दिखाते हैं, सीसीटीवी फुटेज बताते हैं कि वो गाड़ी एक जगह पर 2-3 घंटे तक पार्क रही है। कोशिश ये थी कि शाम का पहर हो, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो इस पूरे इलाके में। उसके बाद यहाँ पर क्या अधकचरे प्लान के साथ ही उसको डेटोनेट कर दिया गया। क्या आत्मघाती तरीके से इसको अंजाम दिया गया या किसी और ने इसको रिमोट से अंजाम दिया, बहुत सारे सवाल हैं। और अगर ये इतनी बड़ी साजिश षड्यंत्र फरीदाबाद से भी जुड़ता है, जो एक्सप्लोसिव्स बरामदगी हुई है उससे, तो फिर पुलवामा से भी तार जुड़ रहे, जम्मू कश्मीर से तार जुड़ रहे। और ऐसे में किस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा था, किसके इशारे पर ये एक्सप्लोसिव्स भारत लाए गए थे, कहां पर ये एक्सप्लोसिव्स बना था, बहुत सारे सवाल हैं, अनंत सवाल हैं। इन सब पर हम चर्चा करेंगे, ये बताते हुए आपको कि हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ शशिकांत, पूर्व डीजीपी पंजाब के, जुड़ गए हैं। के जैन, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, जुड़ गए हैं। और अशोक कुमार, पूर्व डीजीपी उत्तराखंड के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन हमारे तमाम सहयोगी जो अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुशांत मेहरा लाल किले से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जितेंद्र बहादुर सिंह दिल्ली से, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह एक उच्च स्तरीय बैठक अब से कुछ ही देर में लेने वाले हैं। और इसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में NIA चीफ से लेकर NSG चीफ और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा, ये सभी उस बैठक में शामिल होंगे। आगे की स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, और अगर ऐसा षड्यंत्र देश में रचा जा रहा है तो उसके तह को कैसे खोला जाए, तहों तक जाया जाए, ये सब कुछ जानकारी हासिल की जाएगी। कमलजीत संधू पंचकुला से हमारे साथ जुड़ रही हैं। मौसमी हमारी सहयोगी लाल किला से हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ सुमित चौधरी लाल किले से जुड़ रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सुशांत, आपके पास आते हुए, बीते दिन भी शाम में आपने लगातार रिपोर्टिंग की और मौका वारदात से बताया कि इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी क्या थी। अब जबकि और भी बहुत सारी जानकारियां आ रही हैं, ये पता चल रहा है कि उमर मोहम्मद ही इस गाड़ी का ओनर था, और उमर मोहम्मद भी पुलवामा का रहने वाला था। उसके भाइयों तक को हिरासत में लिया गया है, 12 मोबाइल जब्त की गई है वहां से। कड़ियां कैसे जुड़ती हुई दिख रही हैं और एक बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रही हैं। सुशांत, मौके पर क्या दिख रहा है वो भी बताइए, और साथ ही जांच जो आगे बढ़ रही है। हाँ, देखिए अंजना जी, मैं आपको बता दूं कि कल देर रात से ही जब ये चर्चा चली थी, जैसे ही धमाका हुआ, कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, इस पर सवाल खड़ा हो रहा था। मैं इस वक्त गौरी शंकर मंदिर में मौजूद हूँ, जो कि पुराना मंदिर है और लाल किले से तकरीबन 150 मीटर की दूरी पे। जैन मंदिर पर इम्पैक्ट जो है वो नजर आया, लेकिन उससे आगे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तकरीबन 10 से 15 मीटर की दूरी पर, तो गौरी शंकर मंदिर। उस गौरी शंकर मंदिर में 7 बजे के आसपास, यानी 6:55 पर जब पूजा चल रही थी, गणेश भगवान की आरती चल रही थी, उसी वक्त धमाके की आवाज आई। और धमाके की आवाज किस कदर थी कि आप देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर के तमाम जो खिड़कियों के शीशे हैं वो पूरी तरीके से टूट गए। मंदिर में उस वक्त आरती चल रही थी और आसपास के जो लोग थे उनमें भी कहीं ना कहीं ये हुआ कि आखिरकार ये धमाका कैसा हुआ है। मंदिर में पूजा चल रही थी, हमारे साथ मंदिर के पुजारी भी है। ये बताइए कि उस वक्त आप मौजूद थे, क्या हुआ, क्या आपने सुना? बहुत तेज से आवाज आई, बहुत तेज से, एकदम भड़ाक उड़ गया एकदम से। आरती हो रही थी, गणेश जी की आरती शुरू हुई थी।
स्टार्ट हुई थी गणेश जी की आरती, एकदम से भयानक आवाज आई, विस्फोट हुआ, धुआं उड़ गया। ये कांच तभी फूटा है। कभी आपने इससे पहले कभी इस तरह की आवाज? नहीं नहीं, कभी नहीं देखा। बहुत भयानक हुई। आप ये 7 बजे के आसपास, 6:55 में। 6:55 के आसपास हुआ। अंजना, ये समझिए कि इंटेंसिटी दूर दूर तक, गाड़ियों के पड़कच्चे, मंदिरों के शीशे, मंदिर के अंदर जो पुजारी थे वो परेशान हो गए थे कि आखिरकार ये धमाका हुआ कैसे, क्योंकि सोमवार का दिन गौरीशंकर भगवान मंदिर के अंदर आरती होती है। उमर मोहम्मद जो कि इस पूरे के अंदर गाड़ी के अंदर जो कि गाड़ी का ऑनर बताया जा रहा है, उसकी अब जांच जो है वो दिल्ली पुलिस हर एंगल से, दिल्ली पुलिस के साथ साथ तमाम एजेंसियां जो है वो इस वक्त जांच में जुट गई हैं कि आखिरकार ये साजिश कितनी बड़ी थी, किस तरीके से साजिश को अंजाम जो है वो दिया गया, क्या जो गाड़ी के अंदर एक्सप्लोजिव था उसको रिमोट के जरिए किया गया। हर एंगल की जांच, सीसीटीवी कैमरे और फॉरेंसिक की टीम इस वक्त मौजूद है और आसपास के तमाम हिस्सों में, सिर्फ मंदिर ही नहीं, आसपास की जितनी भी दुकान है, मेट्रो स्टेशन है, उस पर भी इनका इम्पैक्ट जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला, क्योंकि हाई इंटेंसिटी थी इस पूरे ब्लास्ट को लेकर के। ठीक है। और देखिए अब सुशांत, कैसे पूरी जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, उसमें सबसे पहले मैं लिए चलना चाहती हूं, क्योंकि दो बातें बड़ी हैं। एक तो पुलवामा में, जहां पर इस शख्स के, उमर मोहम्मद, जो कि अब मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जिसकी एक गाड़ी थी जिसमें ब्लास्ट हुआ है, उस उमर मोहम्मद के 2 भाइयों को हिरासत में लिया गया है। मोबाइल फोन्स वहां से जब्त किए जा रहे हैं। लेकिन उससे भी पहले जल्दी से एक बार जितेंद्र के पास चलते हैं। जितेंद्र, गृह मंत्री की बैठक कितने बजे शुरू हो रही है? एक बार फिर से हमारे दर्शक जो 10 बजे जुड़ा है हमारे साथ, उनको बता दीजिए कौन कौन इस बैठक में शामिल हो रहा है। और देखिए अंजना, 11 बजे के आसपास ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी और काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि इसमें तमाम एजेंसियों के जो चीफ हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि एनआईए की टीम स्पॉट पर जा चुकी है। एनआईए के डीजी इस बैठक में शामिल रहेंगे। एनएसजी की जो एनबीडीसी टीम है, नेशनल बम डेटा सेंटर की टीम, वो अपनी इनिशियल रिपोर्ट डीजी एनएसजी को दे चुकी है, तो इस बैठक में डीजी एनएसजी भी शामिल होंगे और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर इसमें रहेंगे। और इसमें खुफिया तरीके से किस तरीके की जानकारी आ रही है उसको लेकर के आईबी चीफ को भी इस बैठक में बुलाया गया है। यही नहीं, जम्मू कश्मीर के डीजीपी को भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा जा रहा है, क्योंकि सारे जो तार हैं वो फरीदाबाद, दिल्ली और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस ट्राई एंगल में तमाम अधिकारियों को शामिल किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि आगे इस पूरे मामले को लेकर के किस तरीके से बढ़ना है, क्योंकि जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि एनआईए की टीम इस स्पॉट पर मौजूद है और एनआईए को जो फरीदाबाद मॉड्यूल है उसकी जांच भी जल्द ही दी जा सकती है। तो गृह मंत्रालय इसका बाकायदे नोटिफिकेशन जारी करेगा और इसके बाद इस जांच को दोनों जो बड़ी एजेंसियां हैं, एनआईए के साथ साथ जो एजेंसी है एनएसजी है, वो इसकी जांच करेगा। तो बड़े खुलासे आने वाले समय में होंगे। जी ठीक है, मैं लौट रही हूँ। अब एक बार आपको पहले सुना देते हैं, क्योंकि ये इनपुट नया आ रहा है। बारामुल्ला, जहाँ पर ये उमर मोहम्मद, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बार बार बताएं, ये उमर मोहम्मद ही बताया जा रहा है जिसकी ये गाड़ी थी जिसमें धमाका हुआ। इसीलिए ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कड़ी अब बन गया है, क्योंकि इसी से तार खुलेंगे कि कौन ये षड्यंत्र रच रहा था, किसने अंजाम दिया, क्यों ये सब कुछ हुआ है। आइए, उसकी भाभी बताया जा रहा है, भाभी तक हमारे सहयोगी पहुंचे, वो क्या बता रही हैं सुनिए। मैं भाभी लगती हूँ। तो जो कल से पिक्चर हम देख रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट के बाद, कहा जा रहा था कि ये तारिक है, लेकिन आप बता रहे हैं ये तारिक नहीं है। हमारे घर में कोई तारिक ही नहीं है। हमारे घर में उमर रशीद है, दूसरा है आमिर रशीद, बस वो दो। क्या उन्होंने कोई गाड़ी ली थी बाहर से, कहीं HR नंबर की गाड़ी? जो नहीं, हमारी गाड़ी ये है, आप देख सकते हैं, JK नंबर की है हमारे, और कोई गाड़ी नहीं। तो कल रात पुलिस वगैरह आई थी आपके घर, जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टिगेट वगैरह किया, क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब हमने नंबर ये बोला JK की गाड़ी है, तो उन्होंने और कुछ नहीं, उन्होंने बोला चलो ठीक है, इनको थाने में पूछताछ थोड़ा सा करेंगे, और कुछ नहीं, उन्होंने और कुछ नहीं बोला। सिर्फ हमने बोला था उनको, इनको छोड़ दो, हमारे घर में और कोई मर्द नहीं है, हम खाली 2 हैं। तो फिर उन्होंने बोला कल तक छोड़ देंगे, सुबह आ जाना तो हम छोड़ देंगे। ये आमिर जो है, जिनकी पिक्चर कल से वायरल है, ये क्या काम करते हैं? प्लम्बर है। ये कश्मीर में ही होते हैं या बाहर भी? कश्मीर में, हाँ, बस, और आउटसाइड। तो आपने सुना, भाभी वो अपनी तरफ से तमाम बातें कह रही हैं, लेकिन अभी तो पुलिस की जांच होगी, तहों को खोलना होगा। 2-3 बातें तो सॉलिड आ रही हैं। गाड़ी का नंबर CCTV में कैद है और उसी से ये तार खुले हैं, उसी से उसका लास्ट
लास्ट ओनर उमर मोहम्मद है। बहुत सारी बातें ऐसी होंगी। जल्दी से एक बार चलते हैं कवलजीत संधू के पास। कवलजीत, जो पुलवामा में एक्शन हो रहा है इस वक्त, उसको लेकर क्या जानकारी देंगे? पुलिस है, हरियाणा पुलिस, उनका जॉइंट ऑपरेशन था। दिल्ली में भी कार्रवाई हुई। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में भी, देखिए आपको बता दें कि 4 पुलिस हैं, 4 राज्य की पुलिस इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, उसके बाद हम दिल्ली पुलिस की बात करें और जिस तरह से लखनऊ में कार्रवाई, यूपी पुलिस। तो यहाँ पे जो बात सामने आ रही है कि मल्टी लेयर्ड इन्वेस्टिगेशन है। एक जो हिस्सा था जो फरीदाबाद मॉड्यूल को एक्सपोज कर रहा था, लेकिन वहां पे भी डॉक्टर उमर मोहम्मद वो फरार बताया गया, उसकी तलाशबीन जारी थी, उस बीच में ये ब्लास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज जो सामने आ रही है कि किस तरह से ये डॉक्टर अकील है और डॉक्टर मुजम्मिल, और खासतौर पे आपको बता दें क्योंकि मुजम्मिल ही पकड़ा गया था फरीदाबाद से, तो इस तरह से एक पैनिक बटन जरूर लगा कि अगर डिस्कवरी हो जाती तो इसका मतलब है कि उमर मोहम्मद भी अरेस्ट हो जाता। तो उससे पहले ये धमाका उसने कर दिया। अब क्या वो फिदायीन था, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और क्या किस तरह से एक्सप्लोजिव लाए गए, क्योंकि ये भी बताई जा रहा है कि 350 किलो का जिस तरह से अमोनियम नाइट्रेट है, और क्या विस्फोटक पाया गया है जो कि इस कार में मिला है। तो ये सारी चीजें अभी कनेक्शन जो है डॉट्स का वो होना बाकी है। लेकिन जिस पैमाने पे अरेस्ट हुए हैं और 4 राज्यों में जिस तरह से ये फैला हुआ है, इस वजह से एनआईए को लाना इसमें जरूरी और कंपलसरी भी हो गया था। इसके बाद अगर हम बात करें क्या कोई टेरर लिंक एस्टैब्लिश हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स का जो एक काम है वो है लोगों को बचाना, पर यहाँ पे डॉक्टर्स ऑफ टेरर इस तरह से एक मॉड्यूल सामने आ रहा है। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि पहलगाम आतंकी हमला हुआ और उसके इमीडिएटली बाद अगर हम बात करें तो इस तरह की जो बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, तो बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, तो यहाँ पर मल्टी लेयर्ड इन्वेस्टिगेशन, और खासतौर पे जिस तरह से बोल भी रहे हैं कि गृह मंत्रालय भी इसकी पूरी सुध ले रहा है, और डीजीपी चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या बाकी चीजों की बात करें, तो वहाँ पे मल्टीपल लेवल इन्वेस्टिगेशन है। हरियाणा में 3-4 और रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं, और पुलिस का एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन बताया जा रहा है फरीदाबाद में भी इस वक्त चल रहा है। उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फरीदाबाद में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशंस। तो ये जो फरीदाबाद मॉड्यूल है, ये जो व्हीकल बाउंड इंटेंसिव एक्सप्लोसिव डिवाइस की बात है, और ये उमर मोहम्मद के पहले जो ये धमाका हुआ है उसके पहले डॉक्टर मुजम्मिल को 2900 किलो वहाँ पर एक्सप्लोसिव्स के साथ अरेस्ट किया जाता है। फरीदाबाद में पूरा क्रैकडाउन इस वक्त चल रहा है। सुमित, कड़ियों को जोड़े, एक तो फरीदाबाद एक हॉट सेंटर बना हुआ है, एक हॉटबेड पुलवामा दिखता है आतंकी हमलों का इस देश में, और फिर ये सवाल उठता है कि यहाँ पर या वहाँ पर अलग अलग जगहों पर अगर कोई है जो इन सब षड्यंत्र को रच रहा है, उस शख्स तक पहुंचना होगा, उस संगठन तक पहुंचना होगा। सुमित, बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके का अगर आप देखें कि जो रिक्रूटमेंट है वो बहुत रीसेंट माना जा रहा है, क्योंकि ये मॉड्यूल नया है। और यही वजह है कि अंजना, जब भी आप इससे पहले वाले अटैक देखते हैं, पुलवामा का जब आपने 2019 का अटैक देखा था, तब भी ये कहा गया था कि जो टेररिस्ट था वो लगातार वो ऐसा लड़का था जिसको नया रिक्रूट किया था, रेडिकलाइज किया गया था, पढ़ा लिखा नहीं था, काम नहीं करता था, उसको रेडिकलाइज करना आसान था। लेकिन ये सारे चारों लोग जो हैं जिनकी कड़ियां जोड़ी गई हैं, ये सभी डॉक्टर्स, और हो सकता है कि इसमें और भी शख्स जुड़े हो। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि साउथ कश्मीर से लेकर चाहे वो फरीदाबाद का इलाका हो, सहारनपुर का इलाका हो, या फिर दूसरे एनसीआर के इलाके हो, आखिरकार इन लोकेशंस पर ही इनको बैठाया क्यों गया था, इन्हीं को क्यों चुना गया था। लंबे समय से काम कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे डॉक्टर्स की, तो आखिरकार इनका चयन क्यों किया गया। और सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू ये था, इतना बड़ा एक्सप्लोजिव इनके पास कैसे आया, कैसे इन्होंने रिस्टोर करके रखा, कैसे इन लोगों ने लगातार, इनकी क्या ये मंशा थी कि ये दिल्ली के आसपास दूसरे इलाकों में इनको डिस्ट्रीब्यूट करते, या फिर इनका एक बड़ा अटैक करने की कोशिश थी। और इसके अलावा तीसरा सबसे मेजर पॉइंट होगा, आखिरकार इसके पीछे मेजर प्लेयर कौन है, कौन रिक्रूट कर रहा था, कौन रेडिकलाइज कर रहा था, कौन लगातार उस OGW नेटवर्क को रिवाइव कर रहा था। तो ये कई पहलू हैं जिनकी जानकारियां अभी लगातार इन्वेस्टिगेशन एजेंसी निकाल रही हैं। हिमांशु, आपके पास क्या अपडेट है, जल्दी से वहां से जानकारी दीजिए। उससे पहले एक बार अरविंद ओझा के पास चलते हैं। अरविंद, बहुत बड़ा क्रैकडाउन फरीदाबाद में, डॉक्टर मुजम्मिल को वहीं पे पकड़ा था 2900 किलो के साथ, एक्सप्लोसिव्स के साथ। अब बिल्कुल देखिए अंजना, और सारे तार तो वहीं से जुड़े रहे, क्योंकि मुजम्मिल को पकड़ा गया तो डॉक्टर उमर मोहम्मद वो मौके से फरार हो गया, और उमर मोहम्मद
फरीदाबाद से फरार हुआ, लाल किले के पास कार में धमाका करता है और जो एजेंसी है वो ये शक जता रही है कि ये फिदाइन अटैक था। इस वजह से फरीदाबाद में अब सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तकरीबन 1000 जो पुलिसकर्मी है वो इस सर्च ऑपरेशन में शामिल है, क्योंकि 2900 किलो विस्फोटक वो बरामद हुआ था, मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ था, एक असॉल्ट राइफल जो है वो बरामद हुई थी। उसके अलावा एक लेडी डॉक्टर को वहां से पिल्ट किया गया था, जिसे जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार दिखाया गया। तो इस वजह से फरीदाबाद से कनेक्शन जुड़े हैं दिल्ली लाल किले धमाकों के। इस वजह से फरीदाबाद में फिर से दोबारा धौज इलाके और जो MBBS मेडिकल कॉलेज जिसमें कई आतंकी पढ़ते थे, वहां पर ये सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फरीदाबाद पुलिस को आशंका है कि कुछ और विस्फोटक हथियार छुपाया गया होगा, उसको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। अंजना, ठीक है, आप बने रहिए इस खबर पर। हमारे अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, क्या अपडेट आप देंगे, क्योंकि अभी भी फोरेंसिक्स की टीम लगता है मुझे लगी हुई है, इस पूरे सड़क को रोका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक बार गाड़ी छोड़ दी जाएगी, पेडेस्ट्रियंस को आने दिया जाएगा, उसके बाद से तो बहुत मुश्किल होगा इन्वेस्टिगेशन आगे ले जाना। नहीं, अभी क्लियर कर दिया गया है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कि इस रोड को तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक कि अगली सूचना नहीं आएगी, यानी इन्वेस्टिगेशन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक इस रोड को ट्रैफिक के लिए नहीं खोला जाएगा। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है, आप देखिए किस तरीके से आगे बढ़ रही है और फरीदाबाद के आसपास सेंट्रल होती जा रही है कि फरीदाबाद को किस तरीके से बेस बनाया गया था। और अंजना, फरीदाबाद में भी मेन शहर में नहीं बल्कि जो धौज है, जब मैं कल वहां पहुंचा था तो आप जब पूरे शहर के एरिया को पार कर जाते हैं और तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर जब आप आगे जाते हैं तो धौज का एरिया पड़ता है। और धौज में भी उस इलाके में जो गांव का इलाका है, गांव में उन घरों को अपना ठिकाना बनाया था मुजम्मिल ने, जहां पर आप कह सकती गांव का आखिरी घर है जो फतेहपुर तगा का घर, जहां से 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था, वो फतेहपुर तगा का आखिरी घर था। और जब हमने वहां पर लोगों से पूछा था कि क्या आप जानते हैं यह घर किसका है, तो लोगों को जानकारी तक नहीं थी, जो मेन गांव के लोग हैं, कि यहां पर रहता कौन है और किसका ये मकान है, तो वो आखिरी घर था। तो आप सोचिए कि जो पूरी साजिश है इसके तार कब से रचे जा रहे हैं और कितने शातिराना तरीके इसकी टीम बनाई गई। एक डॉक्टर जिसे कि फरीदाबाद में लोग पहचानते हैं, अच्छी उसने इमेज बना रखी थी, जो कि आराम से अपने नाम पर, चूंकि आप डॉक्टर अगर कहीं जाता है जाहिर तौर पर उसे दिक्कत नहीं होगी, और वो हुआ भी। उसने दो वहां पर चीजें घर किराए पे लिया और आराम से इतनी बड़ी संख्या में वहां पर उसने विस्फोटक जो है वो छिपा दिया। लेकिन सवाल यह है कि इन सब के पीछे कौन है, और अब उन्हीं तार को जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से इनको लगातार आगे से आदेश आ रहे थे और इनका टारगेट क्या था। क्योंकि देखिए, अब जो मेन जो पूरा त्योहार का टाइम था, सवाल से शुरुआत की थी हिमांशु, उसी पर बड़ी खबर आ रही है। 3 दिनों के लिए लाल किले को पूरा बंद कर दिया गया है। अभी 3 दिन तक यहाँ लाल किले में किसी की एंट्री नहीं की जाएगी। जांच जब तक पूरी नहीं होती है, कई तहों को खोलने की जरूरत पड़ेगी। किस तरह का अमोनियम एक्सप्लोसिव अमोनियम नाइट्रेट था, नहीं था, और इसी के साथ साथ जिन लोगों की, अगर कार चला रहे लोगों की मौत हुई है, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं, तो जो अंदर बैठे लोगों का क्या हाल हुआ होगा। ऐसे में उनके DNA टेस्ट के जरिए ही यह सर्ट किया जा सकेगा कि उनकी पहचान क्या है। ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा सुशांत। और अभी तक भी जो UAPA के तहत केस दर्ज किया गया है, थाना कोतवाली में जो पूरा मामला दर्ज किया गया है UAPA के तहत, तो जो सेक्शंस लगाई गई हैं, लेकिन अभी भी कार में कितने लोग थे, कार में कितने लोगों की मौत हुई है, ये सबसे बड़ी कड़ी होगी कि क्या ये जो मोहम्मद उमर बताया जा रहा है ये उस कार में सवार भी था जिसके नाम पर ये गाड़ी थी। सुशांत, देखिए, जाहिर तौर पर पूरी जांच का ये विषय है कि जो मोहम्मद उमर जिसका नाम बताया जा रहा है, क्या वो उस वक्त गाड़ी के अंदर मौजूद था, गाड़ी में कितने लोग थे। बताया जा रहा है कि 3 लोग मौजूद थे। जहां पर यह हादसा हुआ था, कल तक वहां पर हमने तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ, कौन सी गाड़ी थी। लेकिन अब उस पूरे हिस्से को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आसपास की तमाम जो मार्केट है उसको भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है ताकि कोई लोग ना जा सके। सोमवार का दिन था, लाल किले की पब्लिक विजिट जो है वो बंद रहती है, लेकिन अब 13 नवंबर तक के लिए लाल किले को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, यानी पब्लिक
पब्लिक जो विजिट करती है वो अब नहीं जा पाएगी। और पता है सुशांत, ये भी एक वजह बताई जा रही है, क्योंकि जो लोग ये मान रहे हैं कि क्या ये एक बहुत अच्छे से प्लान्ड और हैच्ड साजिश थी जिसको अंजाम दिया गया, तो कई सारी बातें हैं जो इसके विरोध में जाती हैं। पूर्व डीजीपी, तीन फॉर्मर डीजीपी हमारे साथ, पंजाब के फॉर्मर डीजीपी, यूपी के फॉर्मर डीजीपी, उत्तराखंड के फॉर्मर डीजीपी जुड़ गए हैं, जिनका अब मैं रुख करना चाहती हूँ। शशिकांत जी, आपको क्या दिख रहा है इस पूरे केस में? कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर करना ही होता तो ऐसे वक्त पर करते जब लाल किला भी खुला रहे, लेकिन ऐसे दिन पर जब लाल किला का विजिट ही बंद रहता है उस दिन क्यों किया? एक ये जैन साहब फॉर्मर डीजीपी हमारे साथ, अशोक कुमार जी भी जुड़ रहे हैं, लेकिन अशोक कुमार जी हमारे साथ हैं। अशोक कुमार जी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? और मतलब जिस दिन लाल किले पर मंडे का दिन, जिस दिन विजिट बंद रहता है, वैसे ही ऐसे दिन पर करना, उसके बाद से धमाका तो बहुत बड़ा है, क्योंकि 10-10 गाड़ियां अगर चपेट में आई हैं, इतने लोगों की मौत हुई है, बहुत बड़ा है, लेकिन कोई क्रेटर नहीं बना। आपको क्या समझ में आ रहा है? आपकी नज़र में सबसे बड़े जो की पॉइंट्स हैं, की टेक अवेज हैं, वो क्या है? देखिए, मुझे तो स्पष्ट रूप से लगता है कि ये पूर्णतः आतंकवादी वारदात है। ये कहीं ना कहीं जो पुलवामा और ऑपरेशन सिंदूर है उसका फॉल आउट है। पाकिस्तान और आईएसआई वापस अपने प्रॉक्सी वार गेम में आ गई है। जैसे मोहम्मद जिस तरह से पूरी तरह से उस पे उसके उनके रिलेटिव खत्म हो गए थे मसूद अजहर के, तो कहीं ना कहीं उसका रिवेंज पॉसिबल है। और ये जो पूरा का पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया, जैसे मोहम्मद के पोस्टर पकड़े जाना कश्मीर में, फिर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ना, सहारनपुर और फरीदाबाद से इतनी बड़ी रिकवरियां होना, चूंकि फरीदाबाद में हमारी जांच एजेंसी और पुलिस की सफलता कही है इसको, इंटेलिजेंस की, कि जो ये जो इन्होंने पकड़ लिया, मुझे ये भी लगता है संभावना मुझे ये लगती है कि यहाँ नहीं, एक साथ ये कई शहरों में ब्लास्ट किए होते इन्होंने। ये तो चूंकि एक मॉड्यूल पकड़ा गया, लोग अरेस्ट हो गए, उमर मोहम्मद का नाम सामने आ गया, इसलिए अब उसको पता ही है कि वो तो बचेगा नहीं, तो मुझे लगता है उसी उसमें उसने ये ब्लास्ट करवाया है। और जो टाइमिंग है, टाइमिंग शाम का टाइम है, वो चाहे लाल किला खुला हो या ना खुला हो, तो पूरी तरह से क्राउडेड एरिया, आपको पता है चांदनी चौक और लाल किला, तो टाइमिंग भी दिखा रही है कि ये प्योरली प्लान ढंग से उसने ऐसे टाइम पे पूरा किया इलाका शाम के पहर में बहुत भीड़ यहाँ पर होती है। 3 बड़ी बातें। सबसे पहली बात, वो कार जिसमें धमाका हुआ वो I-20 कार उमर मोहम्मद की थी। ये सीसीटीवी फुटेज के जरिए नंबर से फिर ओनर को ट्रैक कर लिया गया है। उमर मोहम्मद पुलवामा का रहने वाला है, ये दूसरी सबसे बड़ी बात है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर मुजम्मिल 2900 किलो एक्सप्लोसिव जिसके पास से बरामद हुआ था फरीदाबाद में, वहां पर भी जबरदस्त क्रैकडाउन हो रहा है। अब ये षड्यंत्र और ये तार कैसे जुड़ रहे हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन लिए चलते हैं आपको उमर फरीद, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मीर फरीद सीधा जुड़ रहे हैं पुलवामा से। मीर, एक बार क्या वहां पर क्या मतलब, अगर आप उमर मोहम्मद के घर तक पहुंचे हो, किस तरह से दिख रहा है? क्योंकि ऐसी कड़ियां जुड़ना, मतलब पुलवामा एक हॉटबेड, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है वहां पर आतंकी हमला पुलवामा का, और उसके बाद से फिर से ये तार जुड़ना, क्या कुछ जानकारी मिल रही है वहां पर? परिवार वाले क्या बता रहे हैं इस उमर मोहम्मद के बारे में, या आसपास के लोग? मीर। अंजना, इस वक्त हम उमर मोहम्मद के घर के बाहर है। डॉक्टर उमर नबी, जो कि अब जो इन्वेस्टिगेशन और जो डिटेल्स बाहर आ रहे हैं, इसको किंगपिन जो है माना जा रहा है। फैमिली से हमने बात की, काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हैं, क्योंकि उनके लिए उमर नबी एक डॉक्टर थे जिन पे उम्मीद ये थी कि जो गुर्बत है, जो गरीबी है, उससे वो बाहर लाएंगे फैमिली को। दिल्ली में उनके हिसाब से वो जॉब कर रहे थे। पिछली जो जुम्मा है उस दिन बात हुई थी इनकी उमर से, और उन्होंने कहा कि वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। उसने कहा कि वो लाइब्रेरी में जो है आजकल पढ़ रहा है। और उसके साथ साथ फैमिली ये भी कह रही है कि 2 महीने पहले वो यहाँ आया था कश्मीर, और बिल्कुल नॉर्मली फैमिली के लिए वो एक ऐसा स्टूडेंट था जो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देता था। तो ये एक और इंडिकेशन है जहाँ जिसको आप हाइब्रिड कहें, या फिर पिछले 5-6 साल से जब से बहुत ज़बरदस्त सुरक्षा एजेंसीज की जो मार पड़ी है, जो नेटवर्क्स हैं या फिर जो OGW नेटवर्क है, कोई भी जो है अब वो ज़माना नहीं कि ओपनली जो है बंदूक उठा सकता है। तो अंदर ही अंदर जहां ये डॉक्टर थे लेकिन काम जैश का कर रहे थे, स्लीपर सेल थे, वही हमारे सूत्र कह रहे हैं। और फैमिली को भी जो है इसकी कोई भनक नहीं थी। अभी इनकी जो माँ है या 2 भाई हैं, उनको पुलिस जो है पकड़ के ले गई है। फिलहाल उनको क्वेश्चनिंग के लिए ले जाया गया है, और फैमिली जो है अभी भी
शॉक में है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फैमिली का माने तो उनको कोई भी इंडिकेशन नहीं थी, कोई भी भनक नहीं थी कि जो डॉक्टर उमर है ऐसा कुछ कर रहे थे। उनके लिए वो एक पढ़ने लिखने वाला ऐसा बच्चा था जिन्होंने इस गरीब फैमिली से उठ के जो है मेडिकल प्रोफेशन चुना, और उनकी उम्मीद थी कि आगे जो गुर्बत है उससे उनको बाहर लाएगा। तो फैमिली भी शॉक है, आप बार बार कह रहे हैं कि वो मेडिकल के स्टूडेंट थे और वो डॉक्टर बनने वाले थे, तो किस मीर 3-4 सवाल आपकी बात से। एक तो वहाँ की तस्वीरें अगर आप दिखा दीजिए पुलवामा की। 3 बातें, मतलब आपने खुद ही कहा कि हाइब्रिड वर्कर्स आजकल रहते हैं जो कि एक नौकरी भी करते हैं और स्लीपर सेल के तौर पर भी काम करते हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट था मेडिकल का, तो फिर ये कौन से मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, किस ईयर में था, इसके बारे में क्या जानकारी है? तीसरी बात, परिवार में और कितने लोग हैं? और मतलब अगर इस तरह का रेडिकलाइजेशन एक शख्स का हो रहा था, अभी तो ये भी तय होना है कि क्या वही गाड़ी चला रहा था, नहीं चला रहा था, लेकिन लास्ट ओनर वही बताया जा रहा है। इस तरह की गाड़ी उसने खरीदी है यहाँ पर, क्या इस बारे में उसने फैमिली को बताया था? कुछ इस बारे में जानकारी? अंजना, इस सारे मामले के बारे में, गाड़ी के बारे में फैमिली को कोई जानकारी नहीं थी। और डॉक्टर उमर की बात करें तो मेडिकल स्टूडेंट था। आज वो जो है अपना कोर्स कंप्लीट करके पिछले कई साल से जो है इस प्रोफेशन में था। पहले कश्मीर में ही जो है, जिसको आप कहेंगे जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट बन के अलग अलग हॉस्पिटल्स में काम किया, और पिछले 2 साल से फरीदाबाद में जो ये हॉस्पिटल है वहाँ काम कर रहा था। और फैमिली का माने तो उनको बाकी जो भी एक्टिविटी है उसके बारे में कुछ नहीं पता था। जो उमर उनके साथ था वो एक ऐसा स्टूडेंट था जो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देता था। तो जैसे आपने हाइब्रिड की बात की, ऐसे कई सारे केसेस हैं जहां फैमिली या किसी को कोई भनक नहीं होती, लेकिन अंदर ही अंदर जो है ऐसी रेडिकलाइजेशन है और ऐसा इंडोक्ट्रिनेशन है कि वो लिंक्स टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ होते हैं, और इसमें जैश ए मोहम्मद के साथ इसके लिंक जो है अभी तक दिख रहे हैं। हालांकि अभी भी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कई सारे पहलू जो हैं अभी भी छुपे हैं जो आगे निकलेंगे। जी ठीक है मीर, 3-4 सवाल जो हमने पूछा है, एक बार जल्दी से आप उनके परिवार वालों से भी ये पूछ सकते हैं। आपके पास 2-3 मिनट टाइम है। अब हमारे साथ तीनों फॉर्मर डीजीपी जुड़ गए हैं। फॉर्मर डीजीपी शशिकांत पंजाब के, AK जैन साहब उत्तर प्रदेश के, और अशोक जी से हमारी बात हो गई थी। शशिकांत जी, आपके पास आते हुए, आपने जितनी जानकारी अभी तक आपको मिली है, आपको क्या समझ में आ रहा है? समझने की बात यह है कि ये तीनों जो है डॉक्टर्स हैं। नॉर्मली जब भी टेररिज्म कहीं पे आता है, कुछ होता है, तो जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो नॉर्मली इलिटरेट या कम पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ पे 3 डॉक्टर्स हैं जो कि सोफिस्टिकेटेड हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, और जिनका की था कि दे वांटेड टू सर्व द ह्यूमैनिटी एज सच, नंबर 1। नंबर 2, जो भी इनकी आपस में तीनों के बीच में चर्चा होती थी, एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पे होती थी। दैट मीन्स वो एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म कहाँ से चल रहा था, पॉसिबली पाकिस्तान, हैंडलर वगैरह, ये सब बातें सामने आने वाली हैं। थर्ड, कि इनको इतनी बड़ी तादाद में एक कहाँ से मिल गई, एक्सप्लोजिव कहाँ से मिल गया, आईडी का दूसरा जो इक्विपमेंट होता है वो कहाँ से मिल गया। वी ऑल नो दैट दीज थिंग्स आर अवेलेबल ऑन डार्क नेट, आ सकता है, पर डार्क नेट में आने के बाद भी इन चीजों को सप्लाई करने के लिए तो कोई व्यक्ति या कोई संस्था चाहिए। तो एज ऑन डेट मैं समझूंगा, मैं कहूंगा कि इट्स ऑल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये सब बातें आने वाली हैं। और लास्ट चीज, सबसे बड़ा जो एक खतरनाक पॉइंट खड़ा होता है कि वो ये कि राजीव गांधी का या बेन सिंह के मर्डर के बाद जो अभी तक लग रहा है कि सुसाइड मिशन था। अगर ये सुसाइड मिशन था तो इसका मतलब है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस एजेंसीज को अपना एक नया SOP बनाना पड़ेगा, किस तरीके से इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये लोग जा कहाँ रहे थे? क्या ये बंदा जो था स्पूक होकर के डर के वहां से भागा, कितना बैकलाप वहां पे हुआ है, और भागने के समय में उसने अपना ये हरकत करी, एंड वेयर ही वाज हाइडिंग, हाउ दे वर इन टच विद ईच अदर, their मोबाइल फोन्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब बातें भी सामने आने वाली हैं। थैंक यू। ये तमाम बातें हैं जिसका पता पुलिस को लगाना होगा। तफ्तीश ऐसे ही आगे भी बढ़ रही है। और मैं जैन साहब आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन मौसमी हमारे साथ जुड़ गई है। मौसमी, आप दूसरी तरफ से खड़ी हैं, एक बार जल्दी से दिखाइए क्या अपडेट है। जी,
अंजना, देखिए मैं यहाँ पे चांदनी चौक की इस तरफ खड़ी हूँ, आपके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, जहाँ से पूरा बीच में तो कॉर्डन आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि वो पूरा चौक जो है उसको बंद कर दिया गया है। दाहिने हाथ पे लाल मंदिर नज़र आ रहा है, उसके बगल में गौरी मंदिर जिसके कांच के शीशे खिड़कियों के जो है छिन्न भिन्न हुए थे। और नीचे आप देखें तो यहाँ पे जो कॉर्डन है, यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, तमाम पेडेस्ट्रियंस हैं, ग्राहक हैं और दुकानदार हैं। वो हालांकि दुकानें बंद हैं, पर पूरे चांदनी चौक में आप देखिए कि कोई किसी तरह का खौफ नहीं है। हाँ, ज़रूर थोड़े सख्ते में है लोग, जो घटना हुई है पिछले कल रात को, लेकिन भीड़ आप देखिए लोगों का तांता है। यहाँ पे इंतज़ार हो रहा है कोई अपडेट का, आपस में पूछा जा रहा है मार्केट खुलेगी कि नहीं खुलेगी। पूरी भीड़ है, ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ आतंकियों के कोई मंसूबे जो हैं वो कामयाब हुए हैं। एक जो खौफ फैलाने का मंसूबा था, और एक तरीके से यहाँ पुलिस चौकी पीछे आपको दिख रही है, कुछ इक्का दुक्का होटल भी खुल रहे हैं, तो जिंदगी एक तरीके से पटरी पे। और एक बार जल्दी से जैन साहब के पास चलते हैं, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जैन साहब, बीच में अब मैं आई भी थी, आपका कनेक्शन कट गया था, आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या आप भी एक बड़ा षड्यंत्र देख रहे हैं? क्योंकि देखिए पुलवामा से दोनों का कनेक्शन होना, डॉक्टर मुजम्मिल का 2900 किलो एक्सप्लोसिव्स के साथ अरेस्ट होना, और उसके बाद ऐसा लगता है कि एक फुल फ्लेजेड प्लान जो है वो नहीं, अधकचरे तरीके से एक कार में आकर ये फटाफट यहाँ पर धमाका किया जाता है। और ये शख्स भी, उमर मोहम्मद, जो लास्ट ओनर है इस गाड़ी का, ये भी पुलवामा का निकलता है जहां हमारे सहयोगी पहुंच गए। आपको क्या समझ में आ रहा है जैन साहब? देखिए, ये बहुत बड़ी साजिश है। अभी पूरी साजिश का पर्दाफाश नहीं हुआ है। कौन कौन इसमें थे, किन किन ने रेडिकलाइज किया, हैंडलर्स कहाँ कहाँ हैं, ये वेपन्स और ये सारा जो मटेरियल है ये किस किस ने उपलब्ध कराया, कितने स्थानों की रेकी की गई इनके द्वारा। मेरा ये भी मानना है कि जो पहले से अरेस्टेड एक्यूज्ड हैं उनका बहुत सस्टेन्ड इंटेरोगेशन होना चाहिए। बिल्कुल उनको एक मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं चाहिए। अलग अलग टीम्स बनाकर उनसे लगातार पूछताछ होनी चाहिए। ये अगर होगी तो और भी बहुत सी बातें निकल के आएंगी। दूसरा, कल भी मैंने कुछ चैनल्स पे इस बात को कहा कि या तो ये मटेरियल शिफ्ट कर रहा था, एक्सप्लोसिव मटेरियल फरीदाबाद से शिफ्ट कर रहा था, इसको कहीं ले जाना था और एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ है। और अगर जानबूझ के किया गया है तो जैसा सबने कहा, अगर ये सुसाइड बॉम्बर्स के रूप में एक्ट कर रहे थे तो ये बहुत सीरियस वो है। और इसके लिए हमें सबको मिलकर, एजेंसीज को मिलकर जबरदस्त तैयारी करनी होगी। और ऐसा अगर किया गया है, क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं गया है अब तक, जम्मू कश्मीर में भी ऐसा नहीं हुआ है कि 3-3 लोगों ने अपने को सुसाइड बॉम्बर बना लिया हो। तो ये इसके ऊपर भी वर्क करने की जरूरत है। और अगर ऐसा निकल कर आता है तो बहुत तैयारियां जो हैं करनी होंगी। अभी इस मॉड्यूल में मुझे लगता है और बहुत सी अरेस्ट होना बाकी है। जब सब अरेस्ट हो जाएंगी तब जाके ये आश्वासन रहेगा कि हाँ, अब इसमें आगे चलकर कोई और ब्लास्ट नहीं होने। बिल्कुल। और जैन साहब, आपने जो बात कही है उसको लेकर भी कई लोगों में चर्चा हो रही थी, क्योंकि कोई भी आतंकी अगर घटना को अंजाम दिया जाता है, कई सारी बातें उसमें देखी जाती हैं कि हम क्या एक फिदाइन के जरिए कितने लोगों को मार रहे हैं। यहाँ 3-3 लोगों की जान लेकर अगर वो 8-9 टोटल कैजुअलिटी है, तो क्या ये एक्चुअली एक प्रॉपर प्लान था, या फिर फरीदाबाद या किसी जगह पर कुछ एक्सप्लोसिव्स और रखे थे जिनको कैरी किया जा रहा था, गाड़ी में ले जाया जा रहा था, और ऑन द वे जिसको कहते हैं रास्ते में ये धमाका हो गया। बहुत सारी बातें हैं जिसको समझने की कोशिश इस वक्त हो रही है। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबके पास में छोटा छोटा रिएक्शन के लिए आ रही हूँ। मीर अगर हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं तो मीर के पास भी चलिएगा, मुझे बताइएगा। सुमित, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। बड़ा होगा, निश्चित तौर पर बड़ा है, तभी एजेंसी बिल्कुल। और ये भी देखना होगा कि आखिरकार कौन-कौन से राज्यों तक फैला है, क्योंकि अगर ये डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है तो निश्चित तौर पर दूसरे वर्ग या फिर आप इंजीनियर कह सकते हैं या दूसरे पढ़े लिखे वर्ग को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया होगा, क्योंकि ये मॉड्यूल सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोसिव बनाने से उसको एग्जीक्यूट करने तक सीमित नहीं है, उसको सिक्योर। ठीक है, ठीक है, इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। इस बीच आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान दौरा पहले से तय था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भूटान पहुंचे हैं। तमाम देशों से
कैसे भारत के रिश्ते और मजबूत किए जाएं, उस नज़रिए से आप ये देखिए तो ये बहुत बड़ा भूटान दौरा, बहुत बड़ा दौरा है, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। भारत जिस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे गढ़ रहा है, मढ़ रहा है, ऐसे देशों के साथ उसको और प्रगाढ़ और मजबूत कर रहा है, उसी कड़ी में भूटान को एक अहम दोस्त माना जाता है। और उस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा और भूटान की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। एक ऐसे वक्त पर जब ये कवरेज आप यहाँ से देख रहे हैं, एक मौसमी से जल्दी से दिखा देते हैं। ये तस्वीरें हम प्रधानमंत्री की वहाँ की दिखा रहे हैं। मौसमी, आप टॉप एंगल दिखा रही थी, जल्दी से 2-3 बातें और बताइए, उसके बाद मैं सीधा मीर फरीद के पास जाऊंगी ये समझने के लिए, क्योंकि देखिए एक वक्त था जब ये कहते थे कि रेडिकलाइजेशन ऐसे लोगों का किया जाता है, युवाओं का जो अनपढ़ हैं या जिनके पास रोजी रोटी नहीं है या जो गरीब घरों से है, लेकिन यहाँ तो डॉक्टर्स, मतलब आप सोचिए एक बहुत लंबा वक्त लगता है पहले तो डॉक्टर बनने में, और उन्होंने बताया कि डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके 2 साल से इलाज भी कर रहे थे। लेकिन एक ये भी प्लस पॉइंट होता है कि डॉक्टर्स के यहाँ इलाज के लिए कई लोग पहुँचते हैं, तो ऐसे में कई लोगों का अगर आना जाना किसी के घर में हो तो शक का पैदा नहीं होता है, तो ये भी एक वजह हो सकती है। आपको क्या समझ में आ रहा है मौसमी? जल्दी से पहले नज़ारा दिखाइए, तस्वीर दिखाइए। बिल्कुल अंजना, मैं शगुन को कहूँगी तस्वीर दिखाए, लेकिन पिछले ब्लास्ट भी मैंने कवर किए हैं अंजना, और जो अक्यूज़ की डिटेल्स आती थी, यानी कि वो गरीब तबके के होते थे, उनको ल्योर करना आसान होता था। इस तरीके से जो है हाईली क्वालिफाइड जिस तरीके से नाम आ रहे हैं, डॉक्टर्स हैं ये तीनों, यानी कि बहुत हेविली रेडिकलाइज्ड ये आतंकी थे। और जिस तरीके से आनन फानन में डॉक्टर उमर ने एक ही कड़ी को अंजाम दिया, शायद जिस तरीके से एजेंसियां लगातार अरेस्ट कर रही थी, तो ये उसका नतीजा था कि आनन फानन में डॉक्टर उमर यहाँ से बहुत दूर नहीं है पार्किंग जहाँ पे वो I-20 खड़ी हुई थी, और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ 500 मीटर आगे आके ब्लास्ट को अंजाम दिया जाता है, बताया जा रहा है अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ। आप देखिए यहाँ पे लोग कितने सारे खड़े हैं अंजना, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ भारी भीड़ है, कोई किसी तरीके का कोई खौफ नहीं है। लोग जो है चाह रहे हैं कि जो दिनचर्या है वो नॉर्मली शुरू हो, और एक तरीके से एक सेकंड, मुनीश पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। मौसमी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। मुनीश, आपके पास किस तरह की जानकारी आ रही है? इन्वेस्टिगेशन जिस तेजी से फैल रहा है और जिस मॉड्यूल की बात हो रही है, हाइब्रिड हो सकते हैं ये आतंकी, मतलब आप आतंकी घटना को भी अंजाम देते हैं और आप बीच बीच में एक प्रोफेशन में भी स्लीपर सेल के तौर पर काम करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ डॉक्टर्स, ये बहुत अलार्मिंग चीज़ है, इनका रेडिकलाइजेशन। जी बिल्कुल अंजना, और अगर डॉक्टर की बात करें तो ऐसे 5 डॉक्टर हैं जो कि टेरर मॉड्यूल का हिस्सा रहे हैं या फिर अभी भी हिस्सा हैं। चाहे डॉक्टर मुजम्मिल की बात कर लें, डॉक्टर आदिल की बात कर लें, डॉक्टर मोहिउद्दीन की बात कर लें, डॉक्टर मोहम्मद मोहब्बत की बात कर लें या डॉक्टर शाहीन की बात कर लें। देखिए अंजना, जो आपने सवाल थोड़ी देर पहले पूछा हुआ था, डॉक्टरी एक ऐसा पेशा होता है कि आप लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, समाज में आपकी एक प्रतिष्ठा बनी रहती है और लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं। और स्लीपर सेल का एक बहुत अच्छा तरीका अंजना, आपको याद होगा जब सिमी एक्टिव हुआ करता था उस वक्त इंजीनियर्स का इस तरह का रैकेट हुआ करता था। कई सारे इंजीनियर थे जो सिमी का हिस्सा हुआ करते थे, उसके बाद एक के बाद एक उन्होंने कई जगह पर हिंदुस्तान में ब्लास्ट किया था, खास करके मुंबई में कई सारे ब्लास्ट किए गए थे। लेकिन अभी अंजना जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार जो है 2 तरीके से आगे बढ़ रही है। पहला, जो दिल्ली पुलिस अपनी जांच करी, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से है, क्योंकि जो खुफिया विभाग के सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं कि जब उन्होंने फरीदाबाद मॉड्यूल को बस्ट किया, उसमें उस वक्त एक ही शख्स उनके निगाह पर आया था जो कि एब्सकॉन्डिंग बताया जा रहा था, वो था डॉक्टर उमर। सुबह के टाइम उस मॉड्यूल को बस्ट किया जाता है, एक्सप्लोजिव सीज किया जाता है और शाम तक ये ब्लास्ट हो जाता है। जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं डॉक्टर उमर को ये लगा कि अब उसके पास में समय नहीं है, उसके पास में मौका नहीं है, और हो सकता है उसने उसी पैनिक की वजह से, जल्दबाजी की वजह से उसने ये ब्लास्ट कर दिया गया हो। लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं अंजना कि जिस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ है, उस अमोनियम नाइट्रेट में आपको एक और केमिकल मिलाना पड़ेगा उसको एक एक्सप्लोजिव तैयार करने के लिए। तो क्या एक CNG को उसके लिए इस्तेमाल किया गया या कोई और केमिकल इस्तेमाल किया गया था? इन कड़ियों को अभी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक और बड़ी अहम बात है अंजना, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अगर ये आतंकी हमला
किसी और जगह पे हुआ होता, किसी बंद इलाके में हुआ होता, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट जो है इतना ऐसा विस्फोटक है जिसका माइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि अगर आप उसे 200, 300, 400 ग्राम इस्तेमाल करें तो एक बड़ी जगह पर ब्लास्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। मीर फरीद हमारे साथ पुलवामा से दरअसल जुड़े हुए हैं। मीर, कुछ और तस्वीर साफ हुई क्या कि डॉक्टर था पेशे से, क्या उसने गाड़ी खरीदी थी अभी हाल में, क्योंकि ये गाड़ी का लास्ट ओनर वही था जिसमें ये धमाका हुआ है और ये तो ऑन रिकॉर्ड है, नंबर है गाड़ी का और गाड़ी उसके नाम है। उसके परिवार वाले इस पे क्या कह रहे हैं? जी, परिवार वालों को कोई आइडिया नहीं है गाड़ी के बारे में, क्योंकि यहाँ की बात करें तो गाड़ी यहाँ नहीं आई है, दिल्ली में ही वो गाड़ी रही है, तो परिवार वाले उस गाड़ी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। लेकिन डॉक्टर उमर की बात करें तो 2017 में GMC यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से इन्होंने MBBS की जो है डिग्री हासिल की थी और उसके बाद से घाटी के अलग अलग 2-3 जो हॉस्पिटल्स हैं जिसमें GMC अनंतनाग भी है, वहाँ इन्होंने जो इंटर्नशिप होती है और उसके बाद रेजिडेंटशिप होती है, और पिछले 2-2.5 साल पहले वो दिल्ली चले गए और फरीदाबाद का जो हॉस्पिटल है वहां काम करने लगे। और वही नहीं बल्कि उनके एक और साथी जो है डॉक्टर, वो भी वहां काम कर रहे थे। तो फैमिली बस इतना कह रही है कि वो इसके अलावा कुछ नहीं जानते। जो वो देख रहे थे वो इतना ही था कि वो एक पढ़ने वाला एक लड़का था और वो दिल्ली गया जॉब के लिए, पैसा घर भेजता था और वही उनको लग रहा था कि वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो हम बार बार कह रहे हैं कि जो दो चेहरे हैं, दो फेसेस अक्सर आजकल टेरर में और जो ये सबवर्सिव एक्टिविटी जहां आप समाज के लिए कुछ और हैं और अंदर ही अंदर इंडोक्ट्रिनेशन ऐसी है, इस लेवल की है कि आप सुसाइड बॉम्बर बन सकते हैं। अब वो मटेरियल वो ले जा रहा था या फिर उसका जो चाहता था कि ब्लास्ट करना, वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। लेकिन फैमिली अभी तो एस्टैब्लिश भी नहीं हुआ है मीर फरीद कि क्या वाकई उमर ही गाड़ी चला रहा था।